नमस्कार। आज की वीडियो में समझते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि उसने क्या क्या किया था अपने राजनीतिक जीवन में जब वो सत्ता में थे। उन्हीं के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में खलीफा एक अब्बासी कबीला होता था जो धार्मिक और राजनीतिक कार्य तय करते थे। वो मुसलमानों के सबसे अच्छे व्यक्ति माने जाते थे, जो 1325 से और 1351 ईस्वी तक चले। 1325 से 1351 इस प्रकार से उनका समय सीमा रही है। खास बात इसमें यह सबसे बड़ी थी कि जो राजनीति थी वो खलीफाओं के साथ ज़्यादा रहती थी, जो धार्मिक गुरु होते थे, धर्म को ज़्यादा मानते थे। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति रही। 1343 ईस्वी में खलीफा अल हकीम द्वितीय का पद इसे मिल गया था मोहम्मद तुगलक को, और 1344 ईस्वी में खलीफा का दूत हाजी सईद सरसरी वो इसके काल में यहाँ आया, और जब ये भारत में आया तो इसने इसका भव्य स्वागत किया था। बहुत जो भी उस पर बन पड़ा उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि वो एक धर्म गुरु के रूप में होते हैं। उसका नाम हाजी सईद सरसरी था। जब इसने साम्राज्यवाद का विस्तार भी किया था। साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए इसने 23 प्रांत बनाए थे। 23 प्रांत थे इसके पास जब इसने साम्राज्यवाद का विस्तार किया। लेकिन कहीं ना कहीं इसने बहुत सी भूलें की हैं कि इसका कार्य सही से नहीं चला। हर नीति को सोचता तो ये था कि भी बढ़िया तरीके से मैं इसे लागू करूँगा, लेकिन उल्टा हो जाता था, यानी इसके द्वारा उल्टे काम हो जाते थे। आगे की सोच कर चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर पीछे आ जाता था। ऐसी इसकी स्थिति रही है। सती प्रथा जो एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी उस समय में, तो इसका भी कहीं ना कहीं यही एक प्रथम व्यक्ति था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। लेकिन वह सती प्रथा को बिल्कुल भी रोक नहीं पाया, क्योंकि वह सालों से यूं ही चलती रही। और कहीं जाकर जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए और उन्होंने 1929 में एक कानून पास किया था, उस समय जाकर कुछ कमियां आई थी। अब तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। तो आगे समझते हैं। मोहम्मद तुगलक थे ना, जो उसने जैन धर्म के एक अनुयायी थे, जिन प्रभुसूरी के साथ, जो कि एक जैन धर्म का अनुयायी था, उसके साथ इसके बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उसके साथ ये घंटों बैठकर बातें करता था, वार्तालाप करता था, और वो उसके साथ उसका घनिष्ठ मित्र भी रहा है। तो इसने क्या किया था, उसको भूमि दान में दी थी। और जो जैन मंदिर थे तो इसने कहीं ना कहीं भूमि भी दान की थी मंदिरों के लिए। तो आगे और समझते हैं। इसने कई उल्टे काम भी किए हैं, जैसे मनका तबाग नामक व्यक्ति जो एक नाई था, उसको बहुत बड़े बड़े उसने पद दे दिए थे। इसी प्रकार से इसने जो बावर्ची होते थे उसको भी बड़े बड़े पद दिए थे। जो माली होते थे, गांव जो बाग बगीचों का काम करने वाले थे, उसको भी इसने बहुत बड़े बड़े पद दिए थे। यानी कि एक मूर्खता भरा कार्य भी इसने कहीं ना कहीं करता रहा है, यह इसके शासन काल में। आगे देखते हैं। इनके काल में कई प्रकार के विरोधी भी हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब भी कोई आदमी, ये आज भी यही है और पहले भी यही होता था, कोई व्यक्ति अगर कुछ कमाने लग जाए या बुलंदियों को छू ले तो जलने वाले बहुत लोग जलते हैं। ऐसी ही स्थिति इनके साथ भी कुछ समय में हुई थी। तो इससे जलने वाला व्यक्ति कौन था? वो था हजरत नासरुद्दीन चिरागे देहली। ये इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विरोधी रहा है। आगे इस रिश्तेदार में दोकानी कहते थे, और इसने कई बार चांदी के सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्के को अदली कहते थे, अदली, या फिर टका भी कहते थे।
तो इस प्रकार से, और जो टका होता था वो 140 ग्रेन का होता था। कितने का? 140 ग्रेन का होता था। आगे जानते हैं इसने कई उल्टे काम किए। उन उल्टे कामों का मतलब क्या था, यहाँ मैं समझाती हूँ। उसने राजधानी परिवर्तन किया, जो कि एक बहुत बड़ा बेकार काम था, राजधानी परिवर्तन। इसने दिल्ली की बजाय दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश की। जब ये सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं कोई भी सामान ले करके, तो उसके लिए वो बहुत ही कठिनाई भरा कार्य होता है। तो ऐसे में बहुत सैनिक ऐसे थे, क्योंकि उस समय इतना पानी भी नहीं होता था पीने के लिए, कुछ प्यासे मर गए, कुछ बोझ उठा के चल रहे थे। तो इस प्रकार से इसने ना बहुत से मूर्खता भरे कार्य किए हैं। इस तरह 1-2 साल ऐसे ही लग गया, तो होना जाना कुछ नहीं था। फिर इसने राजधानी वहीं दिल्ली में ही अपनी शिफ्ट कर ली। इसके पश्चात सांकेतिक मुद्रा, यानी कि इसने क्या किया था, तांबे की मुद्रा चलाने का भी प्रचलन इसने किया था। तो ऐसे में क्या हुआ, जो लोग थे वो घर घर में तांबे के सिक्के बनाने लगे और उनका प्रचलन बाजार में एकदम से भर गया, जिसके कारण भी इसकी नीति यहाँ पर आकर के फेल हो जाती है। आगे समझते हैं खुरासन अभियान। इसने खुरासन पर सैन्य अभियान करना चाहा, लेकिन वो इतने दूर पड़ता था कि वो इस अभियान में सफल नहीं हो पाया। तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी राजनीति का एक सबसे बड़ा गलत कारण रहा है। आगे देखते हैं दोआब में कर वृद्धि। दोआब जो भारत में पड़ता है, जो गंगा यमुना का दोआब है, इसके आसपास का जो एरिया था, वहाँ पर जो फसल होती थी, उस फसल में से जो भी हिस्सा होता था, यानी कि कर के रूप में बहुत ज़्यादा लगा दिया, जिसके कारण लोग पहले ही भूखे मरते थे, क्योंकि इतने अनाज नहीं होते थे उस समय में जितने अनाज आज के समय में होते हैं। तो यह भी नीति, क्योंकि कर वो दे नहीं सकते थे, फसल ज़्यादा होती नहीं थी, इसके कारण भी कहीं ना कहीं इसका ये कार्य भी मूर्खता पूर्ण रहा है। तो ये कौन सा राजधानी परिवर्तन किया था 1326 से 27 में, और जो सांकेतिक मुद्रा वगैरह जो बनाई थी इसने, वो 1329 से 30 ईस्वी में। खुरासन अभियान चलाया था इसने 1330 से 31 ईस्वी में। दोआब में जो कर वृद्धि है ये शुरुआत में की थी, तो 1325 से 26 ईस्वी में इसने दोआब में कर वृद्धि का कार्य शुरू किया था। कुछ और इसने कार्य किए थे कि इसके यहाँ पर देखते हैं, इसने कई विजय भी प्राप्त करने की कोशिश की है। इसके कई प्रांत रहे हैं, उन प्रांतों के बारे में समझते हैं जो इसके अंडर में आते थे मोहम्मद तुगलक के। तो ये जो लाहौर है, मुल्तान है और कलानौर है, ये पंजाब यहाँ पर पाकिस्तान में पड़ते हैं। यहाँ पर भी इसने अपनी सत्ता स्थापित करके रखी थी, यानी क्योंकि ये भी भारत का ही हिस्सा था उस समय में। तो आज ये बेशक अलग अलग हो गए, आप तो वीजे लगते हैं, लेकिन उस समय में तो लोग मुंह उठाते थे और चल पड़ते थे। सभी के लिए ये बात कह रही हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोलती। और सभी धर्मगुरु हो, कोई भी हो, वो अच्छा ही सिखाते हैं, लेकिन कुछ हैं मंदबुद्धि लोग जो बीच में गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो आगे समझते हैं दिल्ली पर भी इसने किया। बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था, यहाँ पर भी इसका अधिकार था। कन्नौज पर भी इसका अधिकार था, ठीक है। बिहार में भी इसका अधिकार था, आधिपत्य था। कड़ा में भी था, देवगिरी में भी था, द्वार समुंदर में भी था। यहाँ मालवा जो कि गुजरात में कुछ महाराष्ट्र में पड़ता है, इस पर भी इसका कहीं ना कहीं मतलब ये प्रांत इसके अंडर में आते थे, और यहीं पर इसने सत्ता स्थापित की हुई थी। कुछ और थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। दरबार में कई कवि हुए हैं, जैसे बद्र के चाच नाम का कवि था, जिसने एक ग्रंथ की रचना की थी। दीवाने चाच नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी। कहते हैं बरनी भी इसके दरबार में 17 वर्षों तक रहा है। उसने भी कई एक पुस्तक लिखी थी, जिसका पुस्तक का नाम तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही था। क्या नाम था पुस्तक का? तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही था।
और इसने फतवा ए जहांगीरी की रचना भी की थी। फतवा इनकी भी इसने कहीं ना कहीं रचना की थी। इसके काल में कहीं ना कहीं बहुत से विद्रोह हुए हैं। इसके खुद के चाचा के लड़के यानी कि इसके चाचा के लड़के ने भी इसके साथ विद्रोह किया था। बहाउद्दीन गुरशासक ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया। कहीं ना कहीं वो विद्रोह भी इसने कुचल दिया था। यह विद्रोह 1327 ईस्वी में हुआ था और इसको भी कुचला गया था। किसके द्वारा कुचला गया था? अहमद अयाज नाम के व्यक्ति ने इसको कुचला था। अहमद अयाज। तो इस प्रकार से इसने ये विद्रोह भी कुचला। एक मुल्तान का सूबेदार था बहराम। मुल्तान का सूबेदार बहराम था, उसका विद्रोह भी इसने कुचला था। ये 1327-28 में इसने इस विद्रोह को इसने कुचल दिया था। हाजी इलियास ने विद्रोह किया 1340 ईस्वी के आसपास। वो भी विद्रोह इसने कुचल दिया था। और 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने देवगिरी को जीत लिया था और वहाँ पर भी सत्ता स्थापित कर ली थी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना वहीं से शुरुआत की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1341 ईस्वी में जो मंगोल शासक है वहाँ से भी एक व्यक्ति भारत में मंडल था। उनका काफ़ी लोग थे। वो भारत में बौद्ध दर्शन के लिए आए थे। उनके साथ भी इसने मतलब शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया था, अच्छा व्यवहार किया था और उनको रहने को भी इसने कहीं ना कहीं स्थान दिया था। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक के बारे में बताया। धन्यवाद।